जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग के बारे में है जिसका नाम है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। और इस आयोग को दो नामों से जाना जाता है, एक है कालेलकर आयोग तथा मंडल आयोग। इसे शॉर्ट में NCBC कहा जाता है, जिसका मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देखिए। तो आइए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 ये पहला था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 ये पहला था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसे अन्य नाम भी दिए गए हैं, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग तथा दूसरा नाम दिया गया है कालेलकर आयोग। अध्यक्ष काका कालेलकर। स्थापना वर्ष 29 जनवरी 1953। 29 जनवरी 1953 की इसकी स्थापना हुई थी। रिपोर्ट सौंपी गई 1955 में, इसीलिए इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 1955। कभी कभी यह मिलता है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, तो इसी को प्रथम पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, काका कालेलकर आयोग को। परिचय देखते हैं इसका। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सा संविधान संशोधन इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यह है 102वां। आप हमें कमेंट करके बताएं कि 100वां संविधान संशोधन क्या लेकर के आया था। इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। इससे पहले NCBC सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय था। आगे देखते हैं। एक केस हुआ था इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार। इंदिरा साहनी कौन थी? हैं अभी भी। तो इंदिरा साहनी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया। इन्होंने केस किया था कि ये जो मंडल आयोग है और कालेलकर आयोग OBC के लिए आरक्षण 27% होना चाहिए। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात को सही ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों पर लागू न कि पदोन्नति पर। देखिए, इन्होंने कहा था कि नियुक्तियों पर होना चाहिए, प्रमोशन पर नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी थी। यानी 50% से ज़्यादा कोई भी सरकार आरक्षण नहीं दे सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेशन और बहिष्करण पर विचार करने तथा जांच एवं सिफारिश करने के लिए एक अस्थायी निकाय का गठन करे। अब आते हैं मंडल आयोग, जिसे अन्य नाम क्या जाना जाता है? द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पहला वाला तो आपने देख लिया, काका कालेलकर आयोग था। ये दूसरा है, इसे मंडल कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह का तस्वीर है, और ये जनता पार्टी से थे। उसमें राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। ये दाहिनी ओर जो दूसरी तस्वीर है उनकी है, और वर्ष था 1979। कार्य, इनके कार्य को देखते हैं, क्या कार्य था इनका मंडल आयोग का? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करना। मंडल कमीशन रिपोर्ट ने विभिन्न धर्मों और पंथों के 3743 जातियां, जो लगभग देश की 44% जनसंख्या को सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडों पर के आधार पर सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा घोषित करते हुए 27% आरक्षण की सिफारिश की। क्योंकि ये देखिए 27% से ज़्यादा हो सकता था, लेकिन इससे पहले 15% ST और SC यानी शेड्यूल कास्ट और 7.5% ST को दिया जा चुका था।
तो इससे ज़्यादा तो अधिक सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम कहा 50%, तो अब तो बचा क्या, 27% ही बचा, इसलिए 27% ही कहा गया। हालांकि रिपोर्ट 1980 में ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार ने इसे लागू नहीं किया। उन्हें डर था कि लोग सड़क पर उतर आएंगे और बहुत सारे हंगामा होने के बाद उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा और उनकी सरकार गिर जाएगी। जब सरकार बदली, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आई, 13 अगस्त 1990 को बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की रिपोर्ट को लागू करने के इरादे से अपने इरादे की घोषणा कर दी। और जब यह घोषणा हुआ ना, तो व्यापक छात्र विरोध हुआ। छात्र नहीं चाहते थे कि यह आरक्षण हो। इस घटना के वक्त राजीव नाम का एक लड़का था जो 20 वर्ष के थे, मात्र 20 वर्ष के। वो दिल्ली देशबंधु कॉलेज में पढ़ते थे। आरक्षण वाली मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के फैसले के खिलाफ राजीव गोस्वामी ने 1990 में 19 सितंबर को खुद को आग लगा ली थी। देखिए तस्वीर देख रहे हैं, कितनी दुखद घटना थी यह। आरक्षण की आग इतनी भड़की कि उनके सम्मान में दिल्ली के एम्स चौराहे को प्रदर्शन छात्रों ने राजीव चौक नाम दे दिया था। जलने से पैदा हुई, देखिए यहाँ पर उसका जो शरीर था ना, वो लगभग 85% जल चुका था, लेकिन उनकी जान बच गई थी। अब देखिए कोई शरीर जलता है ना, तो उनसे और भी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो जलने से पैदा हुई पेचीदगियों की वजह से 24 फरवरी 2004 को 33 वर्षीय राजीव का निधन हो गया। देखिए 20 साल की उम्र में आग लगा था, लेकिन और कुछ साल वो जिंदा रहे, फिर बाद में उनका निधन हो गया। उनकी मां नंदरानी गोस्वामी ने साल 2006 में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन को संबोधित किया था। ये कुछ दुखद घटनाएं हैं। ये देखिए कितनी हिंसा जड़, आप देख रहे हैं तस्वीर में, हिंसा कितनी बढ़ गई थी। लोग नारे लगा रहे थे, मंडल इज बंडल, आप टेक बैक, वापस लीजिए इस कमीशन को। आरक्षण के प्रकार यहाँ देख लेते हैं। तो एससी को 15% मिला है, एसटी को 7.5% और ओबीसी को 27%। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्थायी प्रवास आदेश प्रदान किया गया, मतलब तत्काल उसको स्टे कर दिया गया, रोका गया। 16 नवंबर 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण 1 लाख रुपये की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा के भीतर लागू किया गया। यानी जो लोग 1 लाख रुपया के अंदर कमाते हैं उन्हें सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिलेगा। और ये सवर्ण था, ये कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी लोग आर्थिक तौर पर, जो 2015 में बढ़कर 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय सीमा हो गई। यानी पहले 1 लाख था, अब उसको बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया, लेकिन आरक्षण वही 27%। इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 2006 में उच्च शिक्षा में पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित की गई है। मुख्य सिफारिशें, इनकी मुख्य सिफारिशें क्या थी मंडल आयोग की? अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 22.5% आरक्षण का प्रावधान है, जो कि पहले से है। इसके मद्देनज़र अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सभी सरकारी नौकरियों, तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। पहला यह था। दूसरा बात, समाज की मुख्य धारा से पीछे छूट गई आबादी के सांस्कृतिक उन्नयन के लिए पिछड़े वर्गों की सघन आबादी वाले इलाकों में शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। यानी वैसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, उनके लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा मतलब जो बिजनेस वाली शिक्षा, काम धंधा सिखाना, किताब पढ़ने से उतना कुछ उनका होने वाला है नहीं, तो उनको ऐसा पढ़ाइए जैसे कुछ काम सिखा दिए। आप देख रहे होंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना चल रहा है, इस तरह का।
इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में आरक्षण कोटे से आए छात्रों के लिए कोचिंग की विशेष व्यवस्था की जाए, यानी इसको अलग से ट्रीट किया जाए। जैसे कि एकलव्य स्कूल में आप देखते होंगे SC ST के छात्रों को प्राइवेट स्कूल की तरह सुविधा दी जाती ताकि वो भी सीख पाएँ। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तीसरा मुख्य सिफारिश था ग्रामीण कामगारों की, जो लोग गांव में काम करते हैं, कौशल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना चलाकर उन्हें रियायती दरों पर ऋण मुहैया कराया जाना जरूरी है। यानी उसको पहले ट्रेनिंग दीजिए, अब कुछ कौशल सिखा दीजिए, फिर सस्ते रेट पर उसको कर्ज दे दें ताकि वो कुछ अपना कर सकें। औद्योगिक और व्यावसायिक कारोबार में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय और तकनीकी संस्थानों का नेटवर्क विकसित किया जाए। ये सब इनकी तीसरी सिफारिश थी। चौथी सिफारिश, आयोग ने कहा कि समाज का पिछड़ा तबका गुजर बसर के लिए धनी किसानों के ऊपर निर्भर है। आज भी बहुत ऐसे किसान जिसके पास अपने खेत नहीं, वो लोगों पर ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि इस वर्ग के पास खेती के लिए भूखंड नहीं है। इसलिए देश भर में क्रांतिकारी भूमि सुधार लागू करने की ज़रूरत है। अब आप देख लीजिए भूमि का जो मैप बना था, आप रैयत का नाम देखेंगे तो दादा परदादा उसके परदादा से चल रहा है। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा लगता है कि अब कंप्यूटर का युग आ गया है, अब मॉडर्न हिसाब से नया मैप बनाना चाहिए। अब ये जो अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है 1932 का खतियान, उसमें कितने लोग आए कितने लोग गए, अब उसी का टुकड़ा टुकड़ा। अगर मेरा ही बात करें तो मेरा परदादा से रैयत का नाम है, परदादा से शुरू करते करते मेरे तक आना पड़ता है। कितनी बड़ी वंशावली बनती है, इसको थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। 5, पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाने के वास्ते राज्यों को केंद्रीय सहायता की जरूरत है। क्योंकि देखिए भारत तो संघों का प्रदेश, संघ राज्य है, तो अधिकतर शक्ति केंद्र सरकार के पास होती, तो राज्य सरकार को भी कुछ पैकेज दिया जाए ताकि कल्याणकारी योजनाएं चले। मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों वर्गों के निर्धारण के लिए सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक मापदंडों के आधार पर 11 सूचकांक तय किए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पिछड़ी जाति में सभी जाति धर्म के लोग पिछड़ी हो गए जिसकी आय कम है, उसमें इन्होंने आधार बनाया सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। ये देखिए सामाजिक स्थिति, वैसी जाति या वर्ग जिन्हें अन्य जाति या वर्गों द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़ा समझा जाता है, उसके लिए ये था। दूसरा, वैसी जाति या वर्ग जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर निर्भर करते हैं। वैसी जातियाँ या तबका जिनमें 17 साल के कम आयु की महिलाओं का विवाह दर ग्रामीण इलाकों में राज्य औसत से 25% और शहरी इलाकों में 10% अधिक है, और इसी आयु में पुरुषों का विवाह दर ग्रामीण इलाकों में 10% और शहरी क्षेत्रों में 5% ज़्यादा है। शैक्षिक आधार देखते हैं, वो सामाजिक आधार था। वैसी जातियाँ वर्ग जिनमें 5 से 15 साल की आयु में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या राज्य औसत से कम 25% अधिक हो। इसी आयु वर्ग में जिन जातियों या वर्गों के बच्चों के स्कूल छोड़ने का प्रतिशत राज्य औसत से कम 25% अधिक हो। वैसी जातियाँ जिनमें मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं का प्रतिशत राज्य औसत से 25% कम हो। वैसी जातियाँ, ये आर्थिक आधार है, वैसी जातियाँ जिनमें वर्गों का औसत पारिवारिक संपत्ति मूल्य राज्य औसत से 25% कम हो। ऐसी जातियाँ वर्ग जिसमें कच्चे घरों में रहने वालों की संख्या राज्य औसत से कम 25%। ऐसे इलाकों में रह रही जातियाँ वर्ग जिनमें 50% परिवारों को पेयजल के लिए आधा किलोमीटर से दूर जाना पड़ता हो। आपने देखा कि मंडल आयोग ने सामाजिक स्तर पर भी कहा है, आर्थिक स्तर और शैक्षिक स्तर, तीनों स्तरों को जोड़ करके अपना रिपोर्ट तैयार किया। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो क्यों गरीब है, किस आधार पर गरीब है, सारी बातों की चर्चा की गई है इसमें।
तो इसीलिए इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जरा सा भी जागरूक नागरिक हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इससे सवाल तो आते ही आते हैं, आपको सीखने का बहुत चीज़ मिलता है। ये वीडियो कोई शैक्षिक पर्पज़ से नहीं बनाया गया है, सीखने वाले तो सीखेंगे ही, जानकारी के लिए भी यह वीडियो बहुत ही लाभकारी है। तो बिल्कुल ही इसे अंत तक देखें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर ठोकें। धन्यवाद।